बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं कैम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे कंपाउंड्स को, चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा करना है, प्यूरिफाई करना है। आज हम एक और इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लफ्जी मतलब है कि किसी सॉल्वेंट के जरिए से एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना, रिमूव कर लेना, अलहदा कर लेना। और यह नाम भी इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हम किसी सॉल्यूशन के अंदर से, हम बाहर से उस सॉल्यूशन के अंदर कोई एक सॉल्वेंट डालते हैं और वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन के अंदर से हमारे मतलूबा जो सल्यूट है, जो कंपोनेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रिमूव कर लेता है, अलहदा कर लेता है, प्यूरिफाई कर लेता है। ये सारी बातें भी आपको समझ आएंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये क्या चीज है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, एक तवाज़ुन का अमल है, और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ की डेफिनेशन है अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। ये पूरी डेफिनेशन आपको, इसका एक एक लफ्ज समझ आएगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको वो बात समझ आएगी। इस सारे को समझाने के लिए मैं इसमें इस टॉपिक में दो एग्जांपल्स यूज होनी है, ईथर एक्सट्रैक्शन और आयोडीन की एक्सट्रैक्शन, और ओवरऑल एक जनरल जो प्रोसेस है, इसका जो फिनोमिना है वो डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको ईथर एक्सट्रैक्शन के जरिए से ये सारा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करूंगा। आपको जनरल प्रोसेस की भी समझ आएगी और आपको उसके बाद अगली एग्जांपल भी बहुत आसानी से फॉलो करेंगे जब आप इस ईथर एक्सट्रैक्शन को फॉलो कर लेंगे। तो ईथर एक्सट्रैक्शन को फॉलो करने से पहले, इसको समझने से पहले हम बात करते हैं इसमें जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे जब लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं रिएक्शंस वगैरह के दौरान, तो अक्सर लेबोरेटरी में जो आसानी से सॉल्वेंट, इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट और ज्यादा बेस्ट क्वालिटी वाला जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आमतौर पे हम रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं, चीजें बनती है, वो पानी है, वाटर है। तो वाटर के अंदर को ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन के दौरान बना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान बना, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ साल्ट्स वगैरह या कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी बने। तो हम चाहते हैं उस पानी के अंदर से जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है, साथ में इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, हम उस पानी के अंदर से, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर से हम उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सल्यूट को अलहदा कर लें। इस टेक्निक में हमें दो कह लें कि सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास। एक वो सॉल्वेंट जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा कंपाउंड डिसॉल्व है, साथ में इंप्योरिटीज वगैरह हैं, जैसे कि वो फर्स्ट सॉल्वेंट हमारा जैसे वाटर है जो कि पोलर है, और दूसरा सॉल्वेंट हम आमतौर पे यूज करते हैं क्योंकि हमने पानी के अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं मोस्टली, उसको अलहदा करना। तो सेकंड सॉल्वेंट हम चूज करते हैं, जैसे कि ईथर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है। अच्छा, ये दोनों जो सॉल्वेंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमें चाहिए होती है कि ये दोनों ऐसे सॉल्वेंट्स हों जो इमिसिबल हो एक दूसरे के साथ। इमिसिबल होता है जो आपस में मिक्स नहीं हो, हल नहीं हो एक दूसरे के अंदर, जैसे पानी और पेट्रोल एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, पानी और ईथर एक दूसरे में हल नहीं होते। तो दोनों सॉल्वेंट्स आपस में इमिसिबल हो। दूसरी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए दोनों सॉल्वेंट्स यूज होने हैं, उनकी खूबी क्या है कि सॉल्यूट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल हो सेकंड सॉल्वेंट के अंदर। पहले सॉल्वेंट में भी वो सॉल्युबल है, लेकिन सेकंड सॉल्वेंट के अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल हो। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को बात को समझने के लिए ऐसे दे देता हूं कि आपके को दो दोस्त हैं, एक के साथ आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरे के साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज है, आपकी जो फ्रेंडशिप है। आप पहले के साथ गपशप लगा रहे थे, गुले मिले हुए थे, उसके साथ गपशप चल रही थी कि अचानक आपको नजर आ जाता आपका दूसरा दोस्त जिसके साथ आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? मोस्टली ऐसा ही होता है लाइफ में, आप पहले को छोड़ के ना, अगर वो इधर उधर है थोड़ा सा, तो आप उसकी जानब चले जाएंगे। यानी आपकी उसके साथ गुल्ले मिलने की एबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है और पहले के साथ जो थी वो रिलेटिवली कम थी। जब तक दूसरा नहीं था पहले के साथ मौजूद थे, जब दूसरा आपको नजर आ गया तो आप उधर चले गए।
आप उसके साथ घुल मिल गए, उसके साथ आप अटैच हो गए। तो सेम ऐसे कुछ ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर मौजूद होता है, वो हमारी मजबूरी थी वाटर के अंदर आमतौर पे क्योंकि रिएक्शंस करवाते हैं, तो वाटर के अंदर जो मौजूद है हमने उसको वहां से अलहदा करना है। तो जब तक तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, पानी के अंदर मौजूद है, हम एक सेकंड ऑप्शन दे देते हैं, वो इसको मौका दे देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके अंदर हल होने का, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर हल हो जाता है। और ये सारा कुछ हम सेपरेटिंग फनल के अंदर करवाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड सॉल्वेंट के अंदर क्यों ज्यादा चला जाएगा? बात वही है जो सॉल्युबिलिटी का असूल आप लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसा होता है अपने जैसों में घुलता मिलता, तो नॉन पोलर आमतौर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक फर्जी मिकदार ले ली है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने पानी के अंदर से अलहदा करना, उसके सपोज 90 ग्राम्स है इसके अंदर डिसॉल्व। क्या करते हैं, सोल्यूशन को, एक्वा सोल्यूशन को, जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के तकरीबन 90 ग्राम्स डिसॉल्व है, पानी के अंदर वो डिसॉल्व है, तो पानी वाला जो सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन है, उसको हम सेपरेटिंग फनल में ऊपर से इसका ये स्टॉपर या ढक्कन हटा के इसके अंदर डाल लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, ये सेकंड सॉल्वेंट इसके अंदर डालते हैं, सेकंड सॉल्वेंट इसके अंदर ऊपर से हम डालते हैं। ये सेकंड सॉल्वेंट जैसे कि हमने बात की वो है कि जो कि जैसे नॉन पोलर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, और ये वाटर के साथ नीचे वाला जो ऑलरेडी पहला सॉल्वेंट है उसके साथ ये इमिसिबल भी है। तो सेकंड सॉल्वेंट हम डालते हैं और डाल के ये इसको स्टॉपर या ढक्कन लगा के नीचे से भी यहां से बंद रखते हैं अभी इसको, तो इसको पकड़ के अच्छी तरह से हिलाते हैं, इसको शेक करते हैं दोनों को, ताकि ये सेकंड सॉल्वेंट और जो एक्वा सॉल्यूशन है दोनों आपस में ज्यादा कांटेक्ट में, ज्यादा राब्ते में है और कंपाउंड को उसमें हल होने का मौका मिल सके। हिलाने से जरा कंपाउंड चीजें ज्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं। होता क्या, हिलाने के नतीजे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मौका मिल जाता है बेटा सेकंड सॉल्वेंट अपने जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाने का। मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन ज्यादा वो चला जाता है उसके अंदर। ये प्रैक्टिकली देखा कि 100% नहीं जाता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाता है सेकंड सॉल्वेंट के अंदर, ईथर वाली लेयर के अंदर। ईथर हमारा सेकंड सॉल्वेंट था और पानी हमारा जो फर्स्ट सॉल्वेंट था। तो एक्वा सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको शेक करने के नतीजे में हमारी सेकंड लेयर के अंदर, ईथर लेयर के अंदर चला जाए, दो लेयर्स बन जाती हैं। एक सब मिले ऑर्गेनिक लेयर है और नीचे वाली हमारी एक्वस लेयर है, एक्वस लेयर। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चला गया ज्यादा ईथर लेयर के अंदर, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। अब क्या करते हैं कि नीचे से यहां से इसको खोल के आराम से जरा ये पहले एक लेयर को सेपरेट कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा इसके अंदर रह गया। मैं आपको बात समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा टोटल 90 ग्राम से हमारे कंपाउंड के, तो तकरीबन कह लें 30 ग्राम्स इसके अंदर रह जाते हैं और 60 ग्राम्स इसके अंदर चले गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिस कंपाउंड को हमने पानी से अलहदा करना था। 100% नहीं जाता, ज्यादा चला जाता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, कुछ रह जाता है पानी के अंदर भी। और यह चीज एक्सपेरिमेंट से देखी गई कि 100% एक ही बार में नहीं जाता, ये हमें एक्सट्रैक्शंस बार बार करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, इथर डाला था, शेक किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड उधर चला गया। नीचे से यहां से बेटा ये पानी वाली जो लेयर है इसको सेपरेट किया जाता है। पानी के अंदर इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज पोलर होती हैं, पानी पोलर सॉल्वेंट है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाले प्रिंसिपल पे इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज पानी के अंदर रह जाती है, जिसको मैंने यहां ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा चला गया ऊपर। तो ये हमारे पास पानी एक्वस लेयर और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी कुछ मौजूद है। साथ में इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करना चाहते थे, वो पानी के अंदर ही रह गई हैं। अच्छा, ये सेपरेट नीचे वाली लेयर सेपरेट कर लेने के बाद ये क्लोज कर देते हैं। दोबारा ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको अलग बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ चुका हुआ था। अब ये जो ईथर है ये ऐसा सॉल्वेंट है जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आम रूम टेम्परेचर पे रखने से, रूम टेम्परेचर पे रखने से ये वेपोरेट हो जाते हैं। तो वेपोरेट होने के नतीजे में पीछे हमारे पास आम रूम टेम्परेचर पे ही प्योर जो कंपाउंड है वो सिर्फ बच जाता है। ईथर के एवेपोरेट होने के नतीजे में प्योर कंपाउंड, वो सॉलिड है या लिक्विड है जैसा मर्जी हो सकता है, तो प्योर कंपाउंड हमारे पास हासिल हो गया। उसकी कुछ यील्ड हासिल होगी, सपोज जैसे 60 ग्राम।
30 ग्राम्स अभी भी वो एक्वस लेयर के अंदर वो हमारा मतलूबा जो कंपाउंड है वो मौजूद है। तो सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान, वाटर और ईथर के दरमियान। किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया? सपोज 60 उधर चले गए, 30 इधर, तो रेशो ये रही। मैं जरा एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट या सल्यूट इन वाटर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसकी कितनी कंसंट्रेशन चली गई थी? तकरीबन 60 ग्राम्स, और वाटर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी बच गई थी? 30 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे 2:1 या सिंपली 2 आंसर आ जाएगा। तो ये सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 से, इस रेशो से उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया। और जब ये रेशो हासिल हो जाती है तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। इक्विलिब्रियम से मतलब एक तवाज़ुन, कि वो 60 ग्राम उधर ही रहते हैं, 30 ग्राम इधर ही रहते हैं। आप जितना मर्जी शेक करें, जितनी देर मर्जी पड़ा रहे, ये तवाज़ुन जो है, ये इक्विलिब्रियम जो है, ये डिस्टर्ब नहीं होता देन। तो जब आप लोगों ने क्या किया कि एक्वस लेयर को अलग कर लिया और ऑर्गेनिक लेयर को अलग कर लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्योर है वो पीछे हासिल हो गया। तो इस तरह से ये आपकी यील्ड एक किस्म की हासिल हो गई है ईथर एक्सट्रैक्शन के थ्रू। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी कुछ पानी के अंदर मौजूद है। आप चाहते हैं अपनी इस यील्ड को बढ़ाना है हमने, तो हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से ये वाला जो सॉल्यूशन अब एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर, ये तीनों चीजें मौजूद हैं, इसको दोबारा से इसके अंदर डालते हैं। पहला तो ये हमने रिमूव कर लिया था, 60 ग्राम वाला हमारा सेपरेट हो गया, 30 ग्राम वाला हमारा जो सॉल्यूशन था ये हमने दोबारा इसके अंदर डाल दिया ऊपर से खोल के। तो अब क्या होगा, ये 30 ग्राम वाला दोबारा इसके अंदर आ गया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 30 ग्राम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बाहर से दोबारा से नई फ्रेश ईथर डालते हैं, दोबारा से फ्रेश ईथर, सेकंड सॉल्वेंट इसके अंदर फिर से ऐड करते हैं, फिर दोबारा इन दोनों को शेक करते हैं अच्छी तरह से। तो फिर क्या देखा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर कुछ उधर चला जाता है, ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जाता है क्योंकि ईथर नॉन पोलर है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, वो ईथर में नहीं जाते, उसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो इस तरह से हमारा प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ईथर ने पानी के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिमूव कर लिया पानी के अंदर से मजीद। तो दोबारा शेक करने के बाद कुछ देर पड़ा रहने देते हैं, दो अलग-अलग लेयर्स बन जाती हैं। उन लेयर्स में से हम पानी वाली लेयर को फिर अलग कर लेते हैं जिसमें हमारे तकरीबन अब कह लें कि ईथर के अंदर चले गए 20 ग्राम स्पोज और पानी के अंदर रह गए सिर्फ 10 ग्राम हमारे कंपाउंड के। दोबारा से शेक करने पे अब फिर कंपाउंड ने अपनी ज्यादा मिकदार को ऊपर डिसॉल्व कर लिया, कम मिकदार उसकी नीचे बच गई। लेकिन अब टोटल 30 ग्राम से पहले 90 ग्राम से तब भी इसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि 2 हिस्से ऊपर चला गया था, एक हिस्सा नीचे। अब उसके टोटल 30 ग्राम से तब भी उसने अपने आप को एक फिक्स रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 2 हिस्से अब भी ऊपर चला गया, एक हिस्सा फिर भी पानी के अंदर रह गया है। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा ये पानी वाली लेयर को दोबारा से सेपरेट कर लेते हैं। पानी वाली लेयर को सेपरेट करने के नतीजे में हमारे पास ये 10 ग्राम तकरीबन जो है ना वो कह ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी हमारा इसके अंदर मौजूद है, और जो 20 ग्राम ईथर के अंदर चला गया है ये एक लेयर सेपरेट कर लेते हैं और ये दूसरी लेयर अलहदा से सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा बीकर में ले लें, उसी में ले लें, तो जिसमें हमारे पास और सल्यूट आ गया, साथ में ईथर आ गई हमारे पास। तो इस ईथर को फिर से हम इवेपोरेट कर लेंगे। ईथर इवेपोरेट होने से हमारे पास कंपाउंड की कुछ और मिकदार हासिल होगी, 20 ग्राम अब और आ गए दोबारा से, तो टोटल हमारे पास यील्ड हो गई 80 ग्राम। अच्छा आप देखें दोबारा उसने अपने आप को किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया, वो रेशो में यहां मेंशन करने जा रहा हूं। 20 ग्राम वो चला गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, वो जो हमारा कंपाउंड था, और 10 ग्राम रह गए नीचे एक्वस लेयर के अंदर या वाटर के अंदर। तो दोबारा से उसकी रेशो क्या बनी, 2:1 या सिंपली आंसर आ गया 2। तो ये जो रेशो है कि कंपाउंड या कंपोनेंट अपने आप को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना लेके जाता है और पानी के अंदर कितना रखता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना लेके जाता है पानी के अंदर, वो रेशो जो है उतनी आ रही है। 2:1 पहले थी, 2:1 अब है। तो अपने आप को सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर और पानी है, उनके दरमियान एक कांस्टेंट रेशो से कि 2 हिस्से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एक हिस्सा पानी में, 2 हिस्से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एक हिस्सा पानी के अंदर, या सिंपली फाइनल सॉल्व करने से आंसर 2 आ रहा है। तो जो आंसर आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आगे जो क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है उसमें भी ये टर्म यहां पे सीखी हुई आपको काम आएगी कि सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान एक फिक्स रेशो से। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि सल्यूट के 90 ग्राम से या 30 ग्राम है, कितनी अमाउंट सल्यूट की मौजूद है, ये अंदर हल है। सल्यूट की मिकदार जितनी मर्जी है, सल्यूट ने अपने आप को दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान एक फिक्स रेशो से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। 100% एक ही बार सारा नहीं चला जाता, ज्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, कुछ मिकदार में जो एक्वस लेयर है उसके अंदर भी रह जाता है। तो दोबारा आप चले जरा बेटा इस डेफिनेशन की जानब। ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। इक्विलिब्रियम मींस कि उधर जैसे डबल मिकदार है, इधर उसकी हाफ है, तो उसी रेशो से फिर वो मौजूद रहते हैं। जितनी देर मर्जी पड़ा रहने दें, आप हिलाते जाएं, वो उसकी मिकदार ऊपर उतनी ही रहती है, नीचे इतनी ही रहती है जितनी बच गई है। तो ये बेटा एक इक्विलिब्रियम, एक तवाज़ुन यहां पे डेवलप होता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। और ये पार्टीशन लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे बेटा बना हुआ है कि सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है अपने आप को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे एक इमिसिबल लिक्विड वाटर है और दूसरा इमिसिबल लिक्विड जो है वो ईथर है, सॉल्वेंट्स हैं जो दोनों, उनके दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ कांस्टेंट रेशो, एक फिक्स रेशो से। जैसे भी आपको मैंने बात समझाने के लिए, जो सल्यूट की मिकदार है कि 2 हिस्से ऊपर 1 हिस्सा नीचे, 2:1 से अपने आप को 2:1 से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार, मिकदार की फिक्स रेशो से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है इरिस्पेक्टिव कता नजर इस बात की अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड, यानी सल्यूट अंदर कितना मौजूद था। सल्यूट के 90 ग्राम से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तब भी 2:1 से उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान। सल्यूट के बाद में 30 ग्राम बचे थे, उस 30 ग्राम वाले को हमने दोबारा डाला, दोबारा ऊपर से फ्रेश ईथर डाली, फिर उसने अपने आप को 2:1 से अपने आप को इन दोनों के दरमियान, इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये टेक्निक जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। वोलाटाइल होने की वजह से हम क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं लगा सकते, वहां हीट करना पड़ता है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हुए, और थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से हम सब्लिमेशन वाला तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी के अंदर से अलग कर सकते हैं, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आपकी वो पानी के अंदर ही रहती जाएंगी, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, सेकंड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। तो बेटा ईथर एक्सट्रैक्शन को समझ लेने के बाद आपकी बुक में पहले पैराग्राफ में इसका जनरल प्रोसेस है, उसमें उन्होंने कहा कि हम सॉल्यूशन के अंदर से किसी कंपाउंड को अलग करते हैं, बाहर से एक सेकंड सॉल्वेंट डालते हैं और सेकंड सॉल्वेंट डाल के फिर उन दोनों को शेक करते हैं। सेकंड सॉल्वेंट वो होना चाहिए जिसमें हमारा कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो, और वो सॉल्वेंट बाहर से ऐड करना है जो पहले सॉल्वेंट के साथ इमिसिबल हो। और ये सारा कुछ फिर हम करते हैं सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल के, तो वहां पे शेक करते हैं, फिर देन आगे सारा प्रोसेस आप लोगों ने जैसे देखा उस अंदाज से ये प्रोसेस किया जाता है। दूसरे नंबर पे बेटा आपकी बुक वालों ने ईथर एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने बहुत डिटेल से इस बात को डिस्कस कर लिया कि हम जो एक्वस सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जो प्रोडक्ट आमतौर पे पानी के अंदर बनती है, तो उसको हम सेपरेटिंग फनल में डाल के बाहर से ईथर डालते हैं। ईथर और वाटर इमिसिबल भी हैं और ईथर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा हल हो जाते हैं, तो हम अच्छी तरह से शेक करते हैं। शेक करने के नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा चला जाता है ईथर वाली लेयर के अंदर, एक्वस लेयर अलग कर ली जाती है, ईथर लेयर अलग, और ईथर को इवेपोरेट करने से हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो जाता है। देन आपकी बुक में बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जिसको आप लोगों ने समझ लिया है कि सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान। किस तरह से डिवाइड करना है? एक फिक्स रेशो से। रेशो समझाने के लिए मैंने आपको ये 90 ग्राम्स वाली एग्जांपल जो है वो चूज की थी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल की, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI3, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। यानी आपके पास पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का पानी के अंदर सॉल्यूशन हो, आपने वहां से KI3 के सॉल्यूशन के अंदर से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है इसके अंदर से। तो कैसे करेंगे? तो असल बात उस सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोडीन की सॉल्युबिलिटी समझ लें कि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कैसे हल होती है और पानी के अंदर कैसे हल हुई होती है। तो जस्ट पहले असूल और फिर असल एक्सट्रैक्शन। आयोडीन बेटा अगर CCl4 के अंदर हल हो, वो I2 की फॉर्म में हल होती है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
लेकिन आयोडीन पानी के अंदर जो है वो नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, अकेले पानी में हल नहीं होती। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर KI, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड, ये साल्ट है, पानी के अंदर K पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऐसा पानी जिसके अंदर KI पोटेशियम आयोडाइड मौजूद हो, उस पानी के अंदर ये आयोडीन हल हो सकती है। तो इसमें हमारे दो सॉल्वेंट्स होंगे, एक वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI और दूसरा सॉल्वेंट होगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आयोडीन पानी के अंदर जिसमें KI मौजूद है कैसे हल होती है? आयोडीन नॉन पोलर, और जब ये दोनों आपस में जहां पे कांटेक्ट होगा, आयोडीन I नेगेटिव के साथ मिलकर बना देती है I3 नेगेटिव। आयोडीन एक I नेगेटिव के साथ मिलके बना देती है I3, 3 आयोडीन इकट्ठी और उसके ऊपर -1 चार्ज, I2 और I-1, I2 और यहां से I2 और इसका I-1 दोनों मिलके बना सकते हैं I3-1। ये ट्राई आयोडाइड आइन माइनस चार्ज होता है, ये भी आइन बन गया। आइन पानी के अंदर हल हो सकते हैं। तो आयोडीन वाटर सॉल्युबल है इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आइंस। और आयोडीन अगर वापस जाना चाहे उसके अंदर तो ये एक I- इधर रह जाता है और I2, 2 आयोडीन नॉन पोलर फॉर्म में ऊपर उसके अंदर जा सकती हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, और I-1 आयन पानी के अंदर उसको छोड़ते हुए I-1 जो है वो उसके अंदर नहीं जा सकता कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ड्यू टू आयनिक नेचर। तो इस तरह से आयोडीन पानी में हल हो तो I3-1 की फॉर्म में होती है, और अगर वापस जाना चाहे CCl4 के अंदर तो I2 की शक्ल में इधर I-1 आयन बचता है। इस बात को हम इधर रिएक्शन की शक्ल में इस उसूल को ऐसे समझा सकते हैं, I2 जो कि CCl4 के अंदर सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ये जब पानी के अंदर एक्वस यानी पानी के अंदर I-1 के साथ मिलती है तो I3-1 आयन बना देती है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, एक्वस हालत में वो क्या लेके एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर ये वापस जाना चाहे तो क्या बनेगा? I3-1 से I-1 वापस पानी के अंदर ही रह जाएगा और I2 वापस CCl4 के अंदर जा सकता है। इन दोनों के अंदर भी जब ये दोनों इकट्ठे ऊपर नीचे मौजूद होंगे, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है कि कुछ आयोडीन ऊपर और कुछ I3 की फॉर्म में नीचे बचती है। सारी की सारी I2 की फॉर्म में ऊपर नहीं जाती और सारी की सारी I3 की फॉर्म में नीचे भी नहीं रहती जब ये दोनों सॉल्वेंट्स इकट्ठे मौजूद होंगे। उसके साथ ही याद रखिएगा, आयोडीन जब CCl4 के अंदर हल होती है तो उसका कलर होता है पर्पल उस सॉल्यूशन का, और आयोडीन I3 की शक्ल में जब पानी के अंदर हल होती है उस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्राउन। तो बेटा अब हम चलते हैं एक्चुअल जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे करते हैं। तो एक्चुअल एक्सट्रैक्शन में हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, और हम चाहते हैं पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का जो सॉल्यूशन इसके अंदर से आयोडीन को अलग कर लें। तो ये असूल बेटा यहां पे लगेगा, ये जो इक्विलिब्रियम को भी शो करता है, डबल हेडेड एरो जो है, हाफ एरो आगे को हाफ एरो पीछे को, तो ये बेटा एक इक्विलिब्रियम को मेंशन कर रहा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बाहर से इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर देते हैं, इस सॉल्यूशन को सेपरेटिंग फनल में डाल के CCl4 ऐड किया, शेक किया, तो कुछ आयोडीन यहां से I2 ऊपर चला जाएगा, एक I नीचे रह जाएगा, तो I2 की फॉर्म में आयोडीन ऊपर चली गई, I2 की फॉर्म में आयोडीन ऊपर चली गई। तो इस तरह से कुछ आयोडीन जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है I2 की फॉर्म में, और नीचे कुछ KI3 और बाकी KI। K इसलिए मेंशन नहीं किया गया कि अगर I नेगेटिव है तब भी K मौजूद होगा, I3 माइनस है तब भी K साथ में मौजूद होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस नीचे वाले सॉल्यूशन का जो कलर होता है, अभी हमने जैसे बात की है, वो ब्राउन कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसका? ब्राउन कलर होता है, शुरू में ज्यादा ब्राउन होता है। जब हम बाहर से कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं तो डाल के शेक करते हैं तो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है और कुछ देर पड़ा रहने देते हैं तो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है इसका कलर जो है वो पर्पल कलर जो है इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक स्टेज आती है, हमें इक्विलिब्रियम का कैसे पता चलता है, हम हिला के और फिर रखते हैं थोड़ी देर, फिर कुछ हलाया, फिर रख दिया, तो हम देखते हैं कि जितना ऊपर पर्पल कलर मतलब कह लें कि डेवलप होना था हो चुका हुआ है, उस पर्पल कलर में मजीद कोई इजाफा नहीं हो रहा, और नीचे जो ब्राउन कलर था वो जितना फेड होना था, मदम होना था, वो हो चुका हुआ। आप जितना मर्जी हिलाते जाएं, जितनी देर मर्जी पड़ा रहने दें,
पर्पल कलर फर्दर पर्पल नहीं हो रहा, और नीचे जो ब्राउन कलर है वो फर्दर ब्राउन, उसका जो ब्राउनपन है, जो उसका भूरापन है कह लें, उसका कम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जितनी आयोडीन ने ऊपर जाना था जा चुकी हुई है, जितनी ने नीचे बचना था KI3 की शक्ल में वो बच चुकी हुई है। तो इस तरह से दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। सपोज मैं जैसे पहले आपको समझाने के लिए बात की है कि तकरीबन डबल मिकदार ऊपर चली गई, हाफ अभी नीचे मौजूद है, तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। तो इसमें भी यहां पर भी जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है वो यहां पे भी लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट को यहां पे भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं के को, कि ये ब्रैकेट्स बेटा लगाई जाएंगी इस टॉपिक में, आपकी बुक वालों ने लगाई है ऐसे। ये ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन की अलामत के तौर पे होती हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 जो कि हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बात इसी किस्म की है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और उसका रेशियो किसके साथ है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयंस इन एक्वस फेज या पानी के अंदर। तो कुछ आयोडीन ट्राई आयोडाइड की शक्ल में पानी के अंदर ही बच जाती है, कुछ ऊपर आयोडीन की फॉर्म में I2 की फॉर्म में ऊपर चली जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ऊपर वाली लेयर को अलग, ऊपर वाली लेयर में से CCl4 इवेपोरेट हो जाएगा और आयोडीन हमारे पास प्योर फॉर्म में अलग हो जाएगी बगैर गर्म किए। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इजीली रूम टेंपरेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम आयोडीन को, प्योर आयोडीन को I2 को जो कि नॉन पोलर है, उसको पानी के अंदर से अलग कर लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से उसको अलग कर लेंगे। इसमें यहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी पढ़ा है, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जो कि आगे क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होना है। वहां पे भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में दो सॉल्वेंट्स आमतौर पे हुआ करेंगे। एक उसमें सॉल्वेंट मूव किया करेगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ करेगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट वहां स्टेशनरी हुआ करेगा, रुका रहेगा, और वो सॉल्वेंट आमतौर पे वहां पे पानी हुआ करेगा। तो वहां पे भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पानी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए वहां पे मूविंग फेज आमतौर पे वर्ड इस्तेमाल होगा अगले टॉपिक में, और पानी के लिए, पानी उस टॉपिक में जरा एक रुकी हुई फेज के तौर पे काम करता है, तो पानी को स्टेशनरी फेज उस टॉपिक में बोलेंगे। तो ये सेम एज सच डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आपका नेक्स्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने एक जनरल वे से आपको इसका फॉर्मूला समझाया है ताकि आप क्रोमेटोग्राफी में इस फॉर्मूला को ज्यादा इजीली समझ सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।